नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप .com और मैं हूं निखिल और मनोज के साथ छत्तीसगढ़ में जो ललन टॉप की चुनाव यात्रा है उसको लेके आया हुआ हूं। और फिलहाल मैं जो जिस जगह पे खड़ा हूं, जिस जंगल में खड़ा हूं, उसे कहते हैं झीरम घाटी। ये शब्द सुन के आपके दिमाग में एकदम से वो घटनाएं तैर जाती होंगी जो आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अपने देखी, आपने वेबसाइट्स पे पढ़ा, अखबारों में उसके बारे में पढ़ा कि पहली बार मेरे ख्याल हिंदुस्तान में इतनी बड़ी एक घटना हुई जब पॉलिटिकल लीडरशिप को किसी स्टेट की जो आप ये कहें कि जो टॉप ब्रास होता है किसी एक पार्टी का, वो एक साथ किसी एक हादसे में किसी नक्सली हमले का शिकार हुआ। हम फिलहाल उसी जगह पे हैं जहाँ पे 25 मई 2013 को जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके कॉन्वॉय का जो मूवमेंट था यहाँ से, उसे नक्सली हमले में शिकार बनाया गया था और उसके अंदर बैठे थे महेंद्र कर्मा और कांग्रेस के दीगर लीडर। फिलहाल हम जिस जगह पे खड़े हैं वो ठीक वो जगह है जहाँ पे महेंद्र कर्मा की लाश हमले के बाद बरामद हुई थी। एक पोस्टर यहाँ पे रखा हुआ है और ये पोस्टर पहले पेड़ के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन अब ये हवा धुंध में नीचे आ गया होगा और इसे समय समय पे इस पेड़ पर लगा दिया जाता है। और यहाँ से आगे की तरफ जो झुरमुट है झाड़ियों का, वहाँ पे नंद कुमार पटेल की लाश मिली थी। नंद कुमार पटेल उस समय पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इस हमले में उनकी और उनके बेटे की जान गई थी। तो कैसे हुआ था सब कुछ, वो तसल्ली बख्श मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, यहाँ खड़े होके झीरम घाटी में, उस जगह जहाँ पे ये हमला हुआ था। अगर उस तरफ जरी कैमरा पैन करते हैं तो जो झाड़ियों का झुरमुट है उसके पार वो एनएच है जो जगदलपुर को सुकमा से जोड़ता है और उसकी हालत हम आपको दूसरे वीडियोस में बताते रहेंगे। लेकिन उस वक्त अगर थोड़ा और जाके देखेंगे तो हमारी वो गुलाबी गाड़ी आपको मिल जाएगी। हमारा हीरा खड़ा है वहाँ पे, वो एनएच है। ठीक है, दिखा? नहीं दिखा, और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे है, वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वो एनएच है। और वहाँ पे एक लंबा सा मोड़ है और उसी मोड़ पे 25 मई 2013 को जब कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा थी वो सुकमा से निकल के वापस जगदलपुर जा रही थी, तो दोपहर 4 बजे के करीब यहाँ पे कुछ पेड़ गिरे हुए थे जिस वजह से उनको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। और जब वो गाड़ियाँ रुकी तो कॉन्वॉय में जो पहले से मेरे ख्याल चौथी गाड़ी के नीचे एक आईडी ब्लास्ट हुआ और जब वो आईडी फटा उसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तब उन्हें मालूम चला कि हम किसी हमले का शिकार बन रहे हैं। और इसके बाद अफरा तफरी हुई, जितनी गाड़ियां रिवर्स ले सकती थी उतनी गाड़ियों ने पीछे जाने की कोशिश की और उस भगदड़ में कई सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, लोग कहीं जा नहीं पाए। और इस अफरा तफरी के बाद में जो इस तरफ की पहाड़ी है यहाँ ऊंचाई है और हाईवे के उस तरफ भी पहाड़ी है, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग शुरू हुई नक्सलियों की तरफ से। अब जो कांग्रेस का कॉन्वॉय था, चूंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर थे, महेंद्र कर्मा थे जिन्होंने सलवा जुलूम शुरू किया था किसी ज़माने में, नंद कुमार पटेल का मैं आपको नाम बता चुका हूँ, उदय मुदलियार उसी में थे, और जो बस्तर डिवीज़न की उस टाइम कांग्रेस लीडर एक हुआ करती थी फूलो देवी नेताम, वो थी, गोपाल माधवन थे। इन सारे लीडर्स के साथ में सुरक्षा अमला भी अच्छा खासा साथ में चल रहा था। तो इसमें जो पुलिस वाले थे और जो स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, इन सबके जो गार्ड्स थे, इन्होंने नक्सलियों की ओर फायर करना शुरू किया। लेकिन 1.5 घंटे बाद इनकी जब गोलियां ख़त्म हुई उसके बाद एक एक करके इन्हें अपनी गाड़ियों से बाहर आना पड़ा। कई सारे गार्ड्स में खासकर जो विद्याचरण शुक्ल के जो गार्ड थे, जब उनकी गोलियां ख़त्म हुई, प्रफुल्ल उनका नाम था अगर मेरी मेमोरी सही काम कर रही है तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, ये कह के कि अब मैं साहब की सुरक्षा और नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद नक्सलियों की तरफ से ऐलान हुआ कि महेंद्र कर्मा जिस भी गाड़ी में हैं वो बाहर आएँ। और जब ऐसा बताया जाता है कि जब महेंद्र कर्मा ने सुना कि उनका नाम लेकर के पुकारा जा रहा है और धमकी दी जा रही है, तो वो अपनी गाड़ी से बाहर आए और उनके बाहर आते ही उनके ऊपर लगातार गोलियां चली और उनकी बॉडी यहाँ तक ले आई गई थी, हाईवे से उन्हें घसीट के वहाँ ले आया गया था जहाँ पे वो पोस्टर पड़ा हुआ है। और बाद में जब ऑटोप्सी हुई तब ये मालूम चला कि उनके शरीर पर 78 स्टैब वुंड्स थे। स्टैब वुंड क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब आपको किसी चाकू या उस किसी पैनी चीज़ से जब आपके शरीर पर वार किया जाता है तो एक निशान बनता है, वो गहरा घाव बनता है, उसे स्टैब वुंड कहते हैं। इसकी बात 2018 में जो चुनाव यात्रा है उसमें क्यों की जा रही है, तो उसके बारे में अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ ये था कि अब तक बस्तर डिवीज़न में जितनी सीटें हैं 12, उनमें
एक चुनाव यदि आप छोड़ दें तो उसमें भाजपा आगे रही है। 2008 का जो चुनाव था उसमें भाजपा के पास में 12 में से 11 सीटें थी, लेकिन जब 13 में चुनाव से ऐन पहले मई में हुआ ये हादसा और नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले थे, तब चूंकि कांग्रेस लीडर्स इसमें काफ़ी हताहत हुए थे, तो जो एक कहते हैं कि सिंपैथी वेव, जो सहानुभूति की लहर चली, उसका फ़ायदा बस्तर डिवीज़न में कांग्रेस को खूब मिला। और जो 2013 के जब चुनाव हुए तब कांग्रेस ने 12 में से 8 सीटें अपने पास रखी। इसलिए झीरम जो हादसा हुआ दरभा घाटी में, झीरम घाटी में जो ये हादसा हुआ था, उसके दोनों तरह से उसे समझा जा सकता है कि एक कि नक्सल समस्या एक समय देश में कितनी आगे तक बढ़ गई थी कि उन्होंने सीधे जो टॉप ब्रास है किसी पार्टी का, उन पर हमला करने की हिम्मत की। और दूसरी बात ये कि ऐसी बड़ी घटनाओं के जो राजनीतिक नतीजे होते हैं वो किस तरह के हुआ करते हैं। जितनी बात हमने आसपास के लोगों से की है, जितने पत्रकारों से की है, उन्होंने हमें ये बताया कि बस्तर डिवीज़न में भाजपा का खासा जोर है। केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी पुश है कि भाजपा को यहाँ अपना प्रदर्शन सुधारना है, क्योंकि उसी के मायने ये निकाले जा सकेंगे कि जब वोट पड़ेगा तब जो स्टेट लीडरशिप है, रमन सिंह है, और फिर केंद्र में जो मोदी सरकार है, वो ये कह पाएगी कि बस्तर में हमने विकास का काम भी किया है और बस्तर में नक्सल समस्या से भी उबारने का काम हमने किया है। और उसी का आप ये कहें कि एक सर्टिफिकेट इस चुनाव में उन्हें मिलना है। तो सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद नतीजे आएंगे। वो सारे नतीजे और उन नतीजों के मायने हम आपको बताते रहेंगे ललन टॉप की चुनाव यात्रा में। अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे सब्सक्राइब कीजिए। चलते चलते एक और चीज़ मैं जोड़ दूं इसमें। मैंने आपको हमले के बारे में बताया, उसके बाद की राजनीति के बारे में बताया। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल जब ये हमला हुआ और उसके बाद हड़कंप मचा, क्योंकि उस टाइम सेंटर में भी कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस के ही वो सारे बड़े नेता थे जिनकी जानें गई थी। तो इस बात पे काफ़ी मंथन हुआ कि ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के हमले दोबारा ना हो। तो सबसे पहला आइडिया उनके दिमाग में आया कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि इस इलाके की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है। इसका मतलब इस इलाके में आना बहुत मुश्किल है, जाना बहुत मुश्किल है। हमें इस रास्ते के बारे में बताया जा रहा था कि जो 70-78 किलोमीटर का पैच है उसे तय करने में 8 घंटे लग जाते थे। उन दिनों सिंगल सड़क थी, और सड़क नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। इसलिए जब यह हमला हुआ और उसके बाद मदद भेजने के लिए जो सीआरपी की पार्टीज दरभा से निकली भी, उन्हें भी बहुत समय लगा और उन्हें काफ़ी बच के आना पड़ रहा था। तो पहले यहाँ का एनएच सुधारा गया। उसके बाद यहाँ पे एनएच बनाने के बाद में सीआरपी के कैंप लगे पास में काफ़ी। जब जितना रास्ता हमने जगदलपुर से इधर सुकमा की ओर कवर किया है, हर थोड़ी दूर में कैंप्स बने हुए हैं और अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट है सीआरपी का, ताकि एक माहौल बने सिक्योरिटी का, लोगों में वो कॉन्फिडेंस आए कि वो इस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के बाद ये हाईवे अब पूरे बस्तर डिवीज़न के लिए, खासकर जो दक्षिण का इलाका है उसके लिए, एक अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह काम करता है। ये हाईवे अगर खुला हुआ है तो लोगों में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को और हम आगे जाके स्कैन करेंगे। हम इसके बाद अब सुकमा जाने वाले हैं, वहाँ जाके आपको बताएंगे कि हमले के बाद इस तरह के हमलों के लिए बदनाम सुकमा का हाल क्या है। दरभा घाटी से, जिसे कुछ लोग झीरम घाटी भी कहते हैं, जहाँ पे हमला हुआ था, वहाँ से मनोज के साथ मैं हूं निखिल। बहुत बहुत शुक्रिया।